हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए, जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिस्टिंग के बारे में। आज ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्टिंग हुआ है और इस लिस्टिंग के बाद स्टॉक जो है वो 5% की लोअर सर्किट पे बंद आया है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 3800 करोड़ के शेयर बेचने की। कौन बेचेगा, क्या बेचेगा, उन सब चीजों में जाने से पहले एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पहले रिलायंस जियो के बारे में, उसके साथ में हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, कौन से सेगमेंट में थी, थोड़ा सा ब्रीफली व्यू ले लेंगे। उसके बाद में कौन बेचेगा, क्यों बेचेगा, और क्या इसका मार्केट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकता है, उसके बारे में भी साथ में हम देखने जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले रिलायंस का सेगमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये डीमर्ज हुआ है, जो कि हम सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो है ऑयल टू केमिकल का। दूसरा सेगमेंट है ऑयल टू गैस, फिर रिटेल, रिलायंस रिटेल के बारे में, फिर रिलायंस डिजिटल सर्विसेज के बारे में, फिर रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो जो डीमर्ज हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो था उसका टोटल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल 6.1% का 1.6.1% जो है वो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के पास पे होल्डिंग था। तो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के पास में जो 6.1% था, जो कि रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को काफी बड़ी कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद में हम देखेंगे तो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज में अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो तीन लिमिटेड कंपनियों को इकट्ठा करके एक सिंपल सा कंपनी बन रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो था रिलायंस रिटेल फाइनेंशियल लिमिटेड। रिलायंस रिटेल फाइनेंशियल लिमिटेड करके एक अलग सा कंपनी था। एक और चीज उसके बाद में, थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में बाद में बात करेंगे। रिलायंस रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि अभी आप लोग जिस तरीके से बजाज फाइनेंस जो है वो जिस तरीके से प्रोडक्ट पे लोन दे रही है, कंज्यूमर फाइनेंस पे जिस तरीके से आ रही है, उसी तरीके से रिलायंस रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आप लोगों को कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो रिलायंस रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज जो था वो आपको कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखो तो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये बहुत ही बड़ा और क्रूशल चीज है, क्योंकि रिलायंस के खुद के रिलायंस डिजिटल मार्ट है, रिलायंस मार्ट जो है वो सारे के सारे, जहाँ पे अब तक बजाज फाइनेंस या फिर दूसरी कंपनी जैसे कि HDFC फाइनेंस था, HDB फाइनेंस था, वो सारी की सारी कंपनीज जो थी वो जो इसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही थी इसकी जगह पे। ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या होगा कि रिलायंस रिटेल फाइनेंस जो है वो खुद ही फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में दूसरी कंपनी आ रही थी, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अब ये रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है उसके पास में 6.1% का स्टेक जो है वो रिलायंस का है। ये सबसे मेजर कंपनी है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि ये जो है वो बड़ी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज थी जिसको एक्वाइजिशन करने के लिए अगर कुछ ना कुछ फंड की जरूरत पड़ती थी, तो वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो वहां से आती थी। तो ये जो है वो अब रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है वो भी रिलायंस फाइनेंस के अंडर ही कवर अप हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी कंपनी है रिलायंस वेंचर लिमिटेड। तो अब रिलायंस वेंचर लिमिटेड जो है वो क्या करेगा, तो ये आपको जो है वो पर्सनल फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करेगा, और ये सारी की सारी चीज जो है वो रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड में कहीं ना कहीं ये कवर अप करेगा। ठीक है, तो ये तीन कंपनियों का इकट्ठा जुट बना के ये सिंपल सा एक कंपनी बना दिया है, जिसका नाम है जियो। जियो जो है वो दूसरा नाम है इसका, ऑयल OIL का
रिवर्सल जो है वो जियो बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज थी। तो उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वैल्यू ऑफ न्यू एंटिटी, जो आज नई एंटिटी जो बनी है वो कितनी बड़ी कंपनी है, क्या है उसके बारे में। तो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो था वो 6.1% का स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑन करता था। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यूएशन जो थी वो 1.08 बिलियन 0 लाख करोड़ की हो रही थी। इंडिया की 5th लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी HDFC, ICICI बैंक, SBI और एक्सिस बैंक के अलावा रिलायंस जियो फाइनेंस जो है वो एज पर टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन के तौर पे रिलायंस जियो जो है वो बड़ी है। ये PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रेवेन्यू की। ठीक है, तो रेवेन्यू में देखने जाए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो ऑयल एंड केमिकल से आता था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो ऑयल एंड केमिकल से आता है। O2C बिजनेस का उसका हाईएस्ट रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता था। उसके बाद में उसका रिटेल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था, और तीसरा रेवेन्यू सबसे ज्यादा जो है वो डिजिटल सर्विसेज से आता था। अब यहाँ पे देखो तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, जिस एंटिटी को रिलायंस ने डीमर्ज किया है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो दिख रही है ना आपको, ये रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना उसका रेवेन्यू सिर्फ 130 करोड़ का था। ठीक है, लास्ट क्वार्टर मार्च का 2023 की बात कर रहा हूँ, इसका रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 134 करोड़ का था। अब बात ये आती है कि ये 134 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी जो है वो इतना बड़ा कैसे हो गई। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ नहीं है। मोटा भाई ने जो है वो रिलायंस फाइनेंशियल को एक अलग एंटिटी बनाई है, और जो साथ में मर्ज हुई वाली जितनी भी कंपनीज थी ना, जो 3 अलग अलग कंपनीज थी ना, तो उन तीनों कंपनियों को इकट्ठा करके इसको फुल फ्लेजली मार्केट करने की ट्राई यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की हुई है। तो जिसकी वजह से ये रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आएगा। अब आ रहा है सबसे बड़ा क्वेश्चन, हु विल सेल द फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कौन बेचेगा। तो एक चीज है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जिसके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर था, उन लोगों को रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज की इंडेक्स फंड, जितने भी इंडेक्स फंड है वो सारे के सारे इंडेक्स फंड के पास पे कौन से थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इसका होल्डिंग किया हुआ था। क्योंकि NSE निफ्टी 50 में जो था, N50 में जितने भी स्टॉक्स, जितने भी म्यूचुअल फंड N50 में इन्वेस्ट करते थे, उन सारे के सारे म्यूचुअल फंड के पास में रिलायंस का शेयर्स पड़े थे। ठीक है, तो जब रिलायंस के शेयर्स इसके पास में पड़े थे, तो अब रिलायंस के नया शेयर्स आया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करके। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आया वो रिलायंस निफ्टी 50 का पार्ट तो अभी है नहीं। तो जैसे कि ये निफ्टी 50 का पार्ट अभी नहीं है, तो उसकी वजह से कि म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है, उन सभी म्यूचुअल फंड को रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका स्टेक जो है वो बेचना पड़ेगा। तो इस स्टेक की वैल्यूएशन देखो तो ऑल म्यूचुअल फंड के पास में ऑलमोस्ट जियो फाइनेंशियल सर्विस के 15 करोड़ से ज्यादा शेयर्स है। ठीक है, 15 करोड़ से ज्यादा का शेयर्स अभी सभी म्यूचुअल फंड के पास में मिला के है। तो जैसे ही ये इंडेक्स से बाहर हुआ, जैसे ही ये इंडेक्स से बाहर हो रहा है, वैसे ही उन जितने भी इंडेक्स फंड वाले हैं उन सबको इसको सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन, आइडियल वैल्यूएशन की साथ में। ठीक है, तो काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट जो है वो बात कर रहे हैं कि JFS जो है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, उसका वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली फेयर वैल्यू जिसको बोलते हो 180 रुपीज के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे है कि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना क्या है कि 180 रुपए के आसपास पे इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए, जबकि इसका लिस्टिंग प्राइस क्या हुआ, 262 रुपए के आसपास, 262 रुपए के पास में ये लिस्टिंग हुआ। आज जैसे ही ये लिस्टिंग हुआ उसके बाद में उसका 5% का लोअर सर्किट जो है वो आज हिट हुआ। आज सिर्फ 5% का लोअर सर्किट हिट हुआ क्योंकि ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में चल रहा है 10 दिन के, अगले 10 दिन तक जो है वो ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में ही चलेगा।
ताकि इस 10 दिनों के अंदर, इस 10 दिनों के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड है, कि जिन लोगों के पास में रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स आए हैं, वो लोग इसको ऑफलोड करके अपना बुक क्लीन कर सके। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में आप देखते हैं तो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, तो उसका 3800 करोड़ का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी नहीं पर म्यूचुअल फंड के अलावा कोई बेचने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड जितने भी इंडेक्स फंड है उसके पास में जितना स्टॉक पड़ा है वही लोग इसको सेल आउट करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों इतना इंफॉर्मेशन काफी है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।